प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 2 के सेकंड अध्याय एक समान त्वरित गति को अध्ययन करने जा रहे हैं। त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या हुआ? वेग परिवर्तन बटे समय। इसका मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि। अगर कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से चल रही है और t समय में अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है, तो त्वरण क्या होगा? a इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपॉन टी। अगर हमारा वेग बढ़ रहा है, अगर हमारा अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा है, तो a घनात्मक आएगा, इसे त्वरण कहेंगे। मतलब वस्तु क्या हो रही है? त्वरित हो रही है। यदि v का मान u से कम आएगा तो a ऋणात्मक हो जाएगा, इसे मंदन कहेंगे। तो इसका मतलब वेग क्या हो रहा है? कम होने लग रहा है। तो त्वरण जो हमें मिलते हैं, सिंपल क्या है? वेग परिवर्तन की दर है। यदि हमारा अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा है तो वस्तु त्वरित हो रही है, अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है तो वस्तु में मंदन आ रहा है। अब हम समय ग्राफ से कैसे बताएंगे कि वेग, हम त्वरण की गणना कैसे कहते हैं? वेग समय ग्राफ से। किससे साहब? वेग समय ग्राफ से हम कैसे बताएंगे कि वेग जो हमारा आ रहा है वो कैसे गणना करेंगे? ये हमारा वेग समय ग्राफ है। यहां पे वेग है, यहां वेग लिखेंगे, वेग, और यहां पे समय है आपका। ठीक, हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो इसमें दो बिंदु ले लिए, ए और बी। इसको यहां से लंब डाल दिया, इसे एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया। ये समय t1 हो गया, ये समय t2 हो गया। ये वेग v1 हो गया, या यू मान लो ये v2 हो गया। एक लंब यूं लेंगे c। तो त्वरण क्या होगा यहां पे? यहां इस फिगर से त्वरण की मान कैसे निकालेंगे? त्वरण होगा ढाल, ए बी का ढाल। किसका? ए बी का ढाल। तो इसका मतलब BC अपॉन AC। BC, B पे वेग कितना है? V2। C पे वेग कितना है? V1। और C पे समय कितना है? T2। और A पे कितना? तो ये V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको अगर हम ऐसे निर्धारित भी कर सकते हैं, डेल्टा V हो गया, और ये क्या हो गया? समय डेल्टा T हो गया। तो त्वरण क्या हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं? ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से त्वरण की गणना कर सकते हैं। अब हमारी आती है मेन चीज, गति की समीकरण। गति की समीकरण आपने 9th में एक सिंपल मेथड पढ़ा होगा, उसे हम नहीं करने जा रहे हैं। हम करेंगे दो मेथड, एक ग्राफीय विधि और एक समाकलन विधि। क्या कहा मैंने आपको? एक ग्राफीय विधि करेंगे और दूसरी हम करेंगे समाकलन विधि। तो हम पहले करने जा रहे हैं गति की समीकरण। 3 गति की समीकरणें होती हैं, तीनों समीकरणों को हम उत्पत्ति करेंगे। हम एक ग्राफ बना रहे हैं यहां पे, ये वेग है यहां पे, और यहां पे समय है। एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही है, t इज इक्वल टू 0 समय पे। तो प्रारंभिक वेग u से चल रही है और t समय में कितना वेग प्राप्त कर लेती है? v वेग प्राप्त कर लेती है। कितने समय में? t समय में। यहां से एक लंब यहां डाल दिया, इसकी नेमिंग कर दी A B
सी, डी और ये ई, ये समय 0 था। ठीक, अब हमारा त्वरण क्या होगा? पहली समीकरण, फर्स्ट समीकरण के लिए हमारा त्वरण क्या होगा? ढाल, ए बी का ढाल मतलब स्लोप, क्या हो जाएगा ये? बी सी अपॉन ए सी। अब ये देखो आप, बी सी वी माइनस 0, वी माइनस यू अपॉन टी माइनस 0 त्वरण। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही है, t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है और s दूरी तय करती है, उसका त्वरण क्या है? a। त्वरण किससे मिलेगा? ढाल से, बी सी अपॉन ए सी, बी माइनस यू अपॉन टी माइनस 0। तो ये प्रथम समीकरण की उत्पत्ति होगी। दूसरी समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? अब हमें दूसरी समीकरण की गणना करनी है। चली दूरी समलंब चतुर्भुज ई ए बी डी का क्षेत्रफल। देखो ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुजाएं हैं, 2 समानांतर है और 2 असमांतर है और चारों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं का योग क्या हो गया? 1/2 ई ए प्लस डी बी और इनके बीच की दूरी या तो सी ए ले लो लंबवत दूरी या ई डी ले लो इंटू ई डी। समांतर भुजाएं कौन कौन सी? ई ए समांतर भुजाएं और डी बी समांतर भुजाएं। इन समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी ई डी। ये क्या हो जाएगा? 1/2 ई ए यू, डी बी वी और ई डी टी माइनस 0। 1/2 u, v की जगह मैंने क्या रखा? u प्लस ए टी, प्रथम समीकरण से इस v की जगह इंटू टी। क्या हो जाएगा ये? 1/2 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब गुणा कर दिया, 1/2 2ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ऐसे इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये द्वितीय समीकरण आ गए। अब तृतीय समीकरण में क्या करेंगे? हम इसी तरह चलेंगे, यहां तक हम इसी तरह चलेंगे तृतीय समीकरण के लिए। तृतीय समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? चली गई दूरी इज इक्वल टू समलंब चतुर्भुज ई ए बी डी का क्षेत्रफल। क्या होगा क्षेत्रफल? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी, 1/2 ई ए प्लस डी बी इंटू ई डी। अब यहां पे क्या दिखेंगे इसे? 1/2, यहां पे क्या हो जाएगा? ये 1/2 u प्लस वी इंटू टी बचेगा। अब t की जगह मैं क्या रख सकता हूं? v माइनस यू अपॉन ए। कैसे रख सकता हूं? a का मान क्या था मेरे पास? v माइनस यू अपॉन टी, तो t इधर आ गया, ये हो गया v माइनस यू अपॉन ए। इस तरह से मैं मान रख सकता हूं। अब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1/2 a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर
इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति की तृतीय समीकरण है। इसे हमने ग्राफीय विधि से समझा दिया है। अब हम आएंगे समाकलन विधि से। कौन सी विधि से? समाकलन विधि से। समाकलन विधि में हमने प्रीवियस लेक्चर में, मतलब लेक्चर 2A में आपको समाकलन समझाया था। इसलिए समझाया था कि जिससे आपका ये पार्ट क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब इसमें समाकलन विधि में क्या है, एक वस्तु हमारी प्रारंभिक वेग u से चल रही है। किससे चल रही है? प्रारंभिक वेग u से चल रही है। t समय पे कितना वेग प्राप्त कर लेती है? ये v वेग प्राप्त कर लेती है। प्रारंभिक वेग u से चल रही है, t समय में कितना वेग प्राप्त कर लेती है? v। त्वरण कितना है? a। ठीक है, और दूरी कितनी चलती है? इतने में s दूरी तय करती है। माना dt समय में वस्तु जो है ds दूरी तय करती है। dt समय में माना किसी क्षण, हम प्रथम समीकरण को निकाल रहे हैं। ठीक है, dt पर त्वरण क्या होता है? सॉरी, dt समय में dv वेग में परिवर्तन हो रहा है। dt समय में dv वेग परिवर्तन हो रहा है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर dv अपॉन dt। हमारा प्रारंभिक वेग v है, u है, और अंतिम वेग क्या है? v है। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू dt। अच्छा, समाकलन करने पे क्या हो जाएगा? प्रारंभिक सीमा, अंतिम सीमा, dv। ए बार आ जाएगा, प्रारंभिक सीमा समय की 0 है और अंतिम समय t है, dt। अब क्या होगा इसमें? जब मैं v का समाकलन करूंगा dv का, तो इसका मान v आएगा। ये हो जाएगा u और ये हो गया v। a जब मैं dt का समाकलन करूंगा तो t आएगा 0 से t। अब मैं क्या रखूंगा? v में अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, v माइनस u, a t माइनस 0। तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? u प्लस ए टी। ये हमें प्रथम समीकरण समाकलन से प्राप्त हुई। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर dv। फिर हमने समाकलन कर दिया, हमने सीमाएं रख दी। dv का समाकलन v है और dt का समाकलन t है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लेक्चर 2A को ध्यान से समझ लें। लास्ट में समाकलन को बहुत आसानी से समझाया गया है। अब हम आते हैं द्वितीय समीकरण में। द्वितीय समीकरण में क्या है हमारा? एक वस्तु dt समय में ds दूरी तय करती है। तो वेग क्या होता है? ds अपॉन dt, दूरी परिवर्तन की दर। तो ds इज इक्वल टू क्या आ जाती है? v इंटू dt हो जाती है। अब मैं यहां पे v का मान रख रहा हूं u प्लस ए टी, जो प्रथम समीकरण मैंने प्राप्त की थी। तो ds इज इक्वल टू क्या हो गया? अब u dt प्लस ए टी डी टी। समाकलन करने पर जब मैं समाकलन करूंगा तो मैं लिमिट क्या रखूंगा? यहां पे 0 से s ds, u 0 से t dt प्लस a 0 से t dt t dt। जब ds का समाकलन करूंगा क्या आएगा? s आएगा 0 से s। जब मैं इसका समाकलन करूंगा dt का तो क्या आएगा? t 0 से t। जब मैं इसका समाकलन करूंगा t dt तो ये क्या आएगा? t स्क्वायर अपॉन 2 0 से t। ये क्या हो जाएगा? s माइनस 0 u t माइनस 0 a बटे 2
टी की जगह टी रखा टी स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रखी 0 का स्क्वायर। तो ये समीकरण क्या आ गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह हमने द्वितीय समीकरण आसानी से क्या कर ली, प्राप्त कर ली। तो ये ध्यान रखना है, यहां पे वेग लेंगे ds बाई डी टी, फिर v का प्रथम समीकरण से मान रख देंगे u प्लस ए टी, फिर समाकलन कर देखते हुए उचित सीमाएं लेंगे, जैसे दूरी 0 से s होगी, टाइम 0 से t हो गया, ये उचित सीमाएं लेनी पड़ेगी। अब हम तृतीय समीकरण को करने जा रहे हैं। तृतीय समीकरण में क्या होता है, आपका त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। माना कोई वस्तु में वेग परिवर्तन हो रहा है, कितना वेग परिवर्तन हो रहा है कि, तो त्वरण क्या है हमारे पास, dt समय में dv वेग परिवर्तन हो रहा है और ये ds दूरी चल रही है। तो त्वरण क्या होता है हमारे पास, dv बाई dt। मैंने क्या किया, ds से गुणा कर दिया और ds से भाग कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर मैंने इसे लिख दिया ds बाई डी टी और इसे लिख दिया dv बाई ds, कोई दिक्कत नहीं है, ds से ds कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां पे क्या होगा, ये ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, v, और ये ऊपर dv अपॉन ds। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, v dv इज इक्वल टू a ds, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब हम समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट कहां जा रही है, u से v, v dv, a 0 से s ds। v dv का समाकलन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2 u से v, a ds का समाकलन s 0 से s, 1/2 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, फिर यहां पे क्या हो जाएगा a s, फिर -0 लोअर लिमिट। अब क्या हो गया हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमें गति की कौन सी समीकरण प्राप्त होगी, तीसरी। बस में ध्यान रखना है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर है dv बाई डी टी, ds से गुणा किया, ds से भाग किया, फिर dt ds बाई डी टी लिख दिया, dv बाई ds लिख दिया, ds बाई डी टी क्या है, v है। फिर आपने समाकलन किया, उचित सीमाएं लगाई, समाकलन करने पे मान प्राप्त हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है कि nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें एक पर्टिकुलर सेकंड में, 10वें सेकंड में, हम कहते हैं 10 सेकंड में चली गई दूरी, वो अलग चीज है, पूरे 10 सेकंड में। 10वें सेकंड में चली गई दूरी, एक पर्टिकुलर सेकंड में जो चली गई दूरी है वो अलग होती है, उसका फार्मूला अलग होता है। तो उस फार्मूले को हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राइव करने जा रहे हैं। nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में। एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय में ये s दूरी तय करती है, कितने त्वरण से, a त्वरण से। एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय में s दूरी तय करती है, कितने त्वरण से, a त्वरण से। तो गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, प्रथम समीकरण। t इज इक्वल टू n रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, एस एन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, द्वितीय समीकरण। और t इज इक्वल टू n माइनस 1 रख दूं तो s n माइनस 1 इज इक्वल टू u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, तीसरी समीकरण। अब nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली दूरी
nवें सेकंड में चली दूरी कैसे निकालेंगे? इसे लिखेंगे एस nवे एक पर्टिकुलर सेकंड। क्या हो जाएगी? n सेकंड में चली दूरी माइनस n माइनस सेकंड में चली दूरी। क्या हो जाएगा ये? un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस 1/2 a, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया? आप खोल देंगे इसे un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 1/2 an स्क्वायर प्लस माइनस a/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a/2 इंटू 2n। un से un कट जाएगा, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। un माइनस 1 यहां पे बेटा un माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा? एक प्लस u, एक बचेगा प्लस u। ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे यहां पे? un माइनस u। तो ये वाली टर्म प्लस वाली ये बची। तो एस एन में कितना आ जाएगा आपका? u प्लस a/2 an माइनस a/2, u प्लस a/2 कॉमन ले लिया, 2n माइनस 1। तो इस तरह nवें सेकंड में हमने चली हुई दूरी की क्या कर ली? गणना कर दी। पहले हमने गति की द्वितीय समीकरण यूज करी, फिर t इज इक्वल टू n, फिर t इज इक्वल टू n माइनस 1, फिर एक पर्टिकुलर सेकंड में दूरी कैसे चलेगा? sn माइनस 1, फिर हम इसे पर्टिकुलर सॉल्व कर लिया। देखो अब कुछ न्यूमेरिकल करने की टिप्स दे रहा हूं। न्यूमेरिकल करने की टिप्स क्या है आपकी? अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है, किससे चलती है? विरामावस्था से चलती है। कोई वस्तु विरामावस्था से चल रही है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। यदि वस्तु विरामावस्था में आ जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 होगा। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा है तो ए क्या आएगा? धनात्मक आएगा, इसे त्वरण कहेंगे। यदि v अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है तो त्वरण क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। इन चीजों को ध्यान करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। और कुछ ग्राफ्स होते हैं, कैसे भी ग्राफ खींचो, ये क्या कहलाता है? एक समान। विस्थापन समय के बीच में हो या वेग समय के बीच में हो, ये क्या कहलाता है? स्थिर नियत मान। जैसे वेग और समय के बीच में ग्राफ है, वेग नियत है, दूरी बटे समय के ग्राफ में दूरी नियत है, ये नियत के लिए आता है। अब परिवर्ती कैसे आता है? ये एक समान के लिए आएगा, ये नियत के लिए आएगा। जैसे वेग और समय के बीच में ग्राफ हो गया, नियत वेग है, ये वेग और समय के बीच में एक समान त्वरित गति है, और ये परिवर्ती है। ये वेग आ गया और ये समय आ गया, ये ग्राफ कैसा कहलाएगा? परिवर्ती। बेटा मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मैं जैसे पहले भी बताता आ रहा हूं कि मैंने ये बुक लिखी है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स इसमें उपलब्ध हैं। यदि आपको बुक उपलब्ध हो जाए तो आप ले सकते हैं बेटे। ये बुक एमबीडी ग्रुप द्वारा लिखी गई है। दूसरी चीज, मैंने जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह आसान भाषा में पूरी बुक कवर करने की कोशिश करूंगा कि पूरे बुक के लेक्चर्स आपको यूट्यूब में उपलब्ध करा दूं। धन्यवाद।